नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 17 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। दो इश्यूज और एक केस स्टडी आज हम डिस्कस करेंगे एथिक्स की। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशंस में चाइना के राइज एंड फॉल के बारे में। दूसरे नंबर पे ग्लोबल इकोनॉमी से संबंधित आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे और सबसे लास्ट में एथिक्स की एक केस स्टडी। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यूनाइटेड नेशंस में चाइना के राइज एंड चाइना के फॉल के बारे में है। आप जनरल स्टडी पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मनजीव सिंह पुरी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ये सब एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखो, यूनाइटेड नेशंस का निर्माण हुआ था 1945 में और 2020 में 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं यूएन को बने। नॉर्मल टाइम्स में, अभी तो देखो महामारी चल रही है, अदरवाइज नॉर्मल टाइम्स में सितंबर में यूएन का समिट ऑर्गेनाइज होता है न्यूयॉर्क में, लेकिन इस बार वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई, यानी डिजिटल माध्यम से विभिन्न देशों के लीडर्स ने यूएन के समिट में पार्टिसिपेट किया। देखो, यूएन का समिट जब हुआ तो इंडिया के लिए ये अच्छा रहा, क्योंकि यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, इस कमीशन में सीट के लिए इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे और इंडिया ने चाइना को हरा दिया। काफ़ी सालों में ये पहली विक्ट्री थी इंडिया की चाइना के ऊपर। चाइना के लिए सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब रही। यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन के लिए इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे और एक छोटे से देश समोआ से चाइना हार गया इस कमीशन में सीट के लिए। इसके अलावा डीजी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए इलेक्शन कंडक्ट हुए थे। चाइना का कैंडिडेट सिंगापुर के कैंडिडेट से हार गया। और कुछ दिनों पहले की बात है, सिर्फ 2 दिन पहले की बात है, यूएन हाई राइट्स काउंसिल में 4 सीट्स के लिए इलेक्शन कंडक्ट होने थे। टोटल कैंडिडेट्स 5 थे। मुश्किल से चाइना का कैंडिडेट जीता, चौथे नंबर पे आया। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं क्या शो करते हैं? ये सब एग्जाम्पल्स देखो शो करते हैं कि कोविड-19 की महामारी आने के बाद विभिन्न देशों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो चाइना के अगेंस्ट हैं, क्योंकि चाइना ने अपनी वीटो पावर का भी इस्तेमाल किया था कोविड-19 के ओरिजिन पर होने वाली चर्चा को ब्लॉक करने के लिए। तो ये देखो एक प्रकार से ट्रेंड रिवर्सल है। अदरवाइज तो पिछले कुछ सालों में चाइना यूएन और यूएन की एजेंसीज पर जो हायर पोस्ट हैं उन पर अपना कब्जा जमाता जा रहा था। चाइना के पास परमानेंट सीट है सिक्योरिटी काउंसिल में, वीटो पावर है। इसका फ़ायदा उठाते हुए चाइना ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पोस्ट को हथिया लिया। इवन हुआ क्या था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डीजी के लिए जब इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे थे तो इंडिया के कैंडिडेट का सामना चाइना के कैंडिडेट से था, तो इंडिया ने अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया था। ये पिछले साल की घटना है। बट अब हालात चेंज हो चुके हैं। अब इवन छोटे छोटे कमीशंस में भी, मतलब वो कमीशंस यूएन के जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, वहाँ पर भी चाइना को सीट प्राप्त करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। मतलब सेंटिमेंट्स जो हैं विभिन्न देशों के वो चाइना के अगेंस्ट हैं। इसके बाद देखो आर्टिकल में कंपेयर किया जाता है यूएन में इंडिया के इन्फ्लुएंस और चाइना के इन्फ्लुएंस के बारे में। मतलब कैसे इंडिया ने शुरुआत से ही यूएन में अपना कंट्रीब्यूशन स्टार्ट किया और चाइना ने कब यूएन की गतिविधियों में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। यूएन एक एग्जाम्पल है मल्टीलेटरलिज्म का। मल्टीलेटरलिज्म के बारे में आपको पता है, जब 2 या फिर 2 से अधिक देश एक साथ आते हैं किसी ग्लोबल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए तो वो होता है मल्टीलेटरलिज्म। जैसे WTO, IMF, यूएन, ये सब एग्जाम्पल हैं मल्टीलेटरलिज्म के। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार कंडक्ट हुआ था तो उस समय इंडिया ने यूके और फ्रांस, इन देशों का साथ दिया था। इंडिया ने अपने काफ़ी सारी ट्रूप्स भी कंट्रीब्यूट की थी इन देशों का साथ देने के लिए। और उसके बाद देखो जब यूएन का निर्माण हुआ, मतलब आज़ादी से पहले ही यूएन का निर्माण हो गया था, तो इंडिया चार्टर मेंबर बन गया यूएन का, फाउंडिंग मेंबर। बल्कि पाकिस्तान ने यूएन को बाद में ज्वाइन किया था सितंबर 1947 में। और यूएन के बनने के बाद इंडिया ने पीस कीपिंग फोर्सेस में अपना काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया। हमेशा से यूएन का समर्थन इंडिया करते हुए आया है। और चाइना की अगर हम बात करें
देखो, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंडक्ट हुआ था ना, तो उस समय चाइना की कुछ टेरिटरीज पर जर्मनी ने कब्जा किया हुआ था। तो चाइना को लगा कि यूके और फ्रांस के साथ मिलकर अपनी टेरिटरीज को जर्मनी से छुड़वाया जा सकता है। बट चाइना सोल्जर्स नहीं भेज सका अपने। क्यों? क्योंकि जर्मनी के साथ साथ जापान की भी नज़र चाइना की टेरिटरीज के ऊपर थी, और जापान ने यह साफ कर दिया था कि अगर चाइना टेरिटरीज भेजेगा, चाइना अपने ट्रूप्स भेजेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूके की साइड लड़ने के लिए, तो जापान उन ट्रूप्स का समर्थन नहीं करेगा। तो मजबूरी में आके चाइना अपनी सोल्जर्स तो नहीं भेज सका था, लेकिन चाइना ने अपने मजदूरों को भेजा था ताकि यूके, फ्रांस, इन देशों को सपोर्ट किया जा सके जर्मनी के अगेंस्ट। और चाइना ने अपने मजदूरों को भेजा। इसी से यूके और फ्रांस जो हैं ये खुश हो गए थे। युद्ध जीतने के बाद चाइना को इनविटेशन भेजा गया वर्साइल्स पीस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। बट इस कॉन्फ्रेंस में जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उन्होंने जापान का साथ दिया, और जापान और चाइना में तो दुश्मनी थी। जापान चाइना की टेरिटरी पर कब्जा करना चाहता था। तो इससे गुस्सा होकर चाइना ने वर्साइल्स पीस ट्रीटी को साइन करने से इनकार कर दिया। लेकिन देखो, यूएसए की सहानुभूति थी चाइना के साथ। यूएसए को लगता था कि चाइना के साथ गलत हुआ है। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूएसए और चाइना का कोलैबोरेशन देखने को मिला जापान के अगेंस्ट। काफ़ी सारे ऑपरेशंस जो यूएसए ने इंडिया से कंडक्ट किए थे, उन ऑपरेशंस में भी चाइना ने यूएसए का साथ दिया। देखो, ऐसा अभी हमें लगता है कि यूएसए और चाइना के बीच में जो रिलेशंस हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं था। इवन चाइना के बारे में यूं भी कहा जाता है, चाइना अमेरिका का फॉरगॉटन एलाय है। चाइना और यूएसए के बीच काफ़ी पुरानी ट्रांस पैसिफिक लिंकेजेस हैं। यूएसए के वेस्टर्न कोस्ट पर काफ़ी चाइनीज कम्युनिटी के लोग रहते हैं। जब देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद यूएसए ने एक बात बोली थी, 4 पुलिसमैन वर्ल्ड में होने चाहिए जो वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश करने का काम करें। 4 पुलिसमैन में यूएसए ने चाइना को भी शामिल किया था। यूएसए, यूएसएसआर, यूके और चाइना, ये 4 देश ग्लोबल पुलिसमैन का काम करेंगे और वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। हालांकि बाद में यूके के कहने पर फ्रांस को भी शामिल कर लिया गया था इन 4 पुलिसमैन में, और 5 पुलिसमैन हो गए थे। और इन्हीं 5 पुलिसमैन को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? देखो, उस समय का जो चाइना था ना, वो है आज का ताइवान। देखो, चाइनीज रेवोल्यूशन के बाद जो मेनलैंड चाइना था, एक सेकेंड आप देखिए, ये जो मेनलैंड चाइना है 1949 के चाइनीज रेवोल्यूशन के बाद यहां पे कब्जा हो गया था कम्युनिस्ट का, और पहले यहां पर रूल किया जा रहा था कोमिंटैंग के द्वारा। वो भाग गए थे ताइवान में। अब जो ताइवान में कोमिंटैंग है, वो अपने आप को कहते थे असली चाइना हम हैं। हमारा जो चाइना है वो है रिपब्लिक ऑफ चाइना। जबकि मेनलैंड चाइना में जो कम्युनिस्ट रूल कर रहे थे चाइना में, उनका कहना था असली चाइना हमारा चाइना है, और ये ताइवान में जो सरकार बनी है ये गैर कानूनी है, ये ताइवान चाइना का ही हिस्सा है। इवन चाइना आज भी, चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है उसके अनुसार ताइवान चाइना का ही पार्ट है। तो ये मेनलैंड चाइना वाले कम्युनिस्ट बोलते थे असली चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। यूएसए ने क्या किया, 1971 तक यूएसए ताइवान को असली चाइना मानता था। मतलब ताइवान की सरकार जो बोलती थी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना असली चाइना है, चाइना, यूएसए उसे ही असली चाइना मानता था। इवन परमानेंट सीट भी रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही दी हुई थी, मेनलैंड चाइना को नहीं दी हुई थी। लेकिन 1971 में इक्वेशन चेंज हुई। 1971 में जो ये मेनलैंड चाइना था, इसे असली चाइना मान लिया गया। यूएन में परमानेंट सीट दे दी गई पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को, यानी मेनलैंड चाइना को। उसके बाद यूएसए के साथ ट्रेड धीरे धीरे इंक्रीज होता है मेनलैंड चाइना का, और चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि अब यूएसए भी चाइना से इनसिक्योर महसूस करता है, और चाइना यूएसए की हेजमनी को चैलेंज कर रहा है। आज के समय में देखो, हमने कल भी आर्टिकल डिस्कस किया था कि मल्टीलेटरलिज्म जो है वो काफ़ी स्ट्रेस में है।
खास करके कोविड-19 की महामारी आने के बाद चाइना का जो राइज हुआ है और चाइना के द्वारा यूएस की हेजमनी को चैलेंज करना, ये मेन रूट काज है जिसकी वजह से मल्टीलेटरलिज्म जो है वो कमजोर हो रहा है। बट राइटर देखो ये सजेस्ट करते हैं ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए मल्टीलेटरलिज्म का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अभी की रियलिटी के हिसाब से मल्टीपोलरिटी मतलब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का होना और मल्टीलेटरलिज्म, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। बट अगर देखो मल्टीलेटरलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म लाने होंगे, खास करके यूनाइटेड नेशंस में ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में। अच्छी बात यह है कि हाल ही में 4 देश इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, ये G4 में हैं 4 देश, इन्होंने मांग की कि यूनाइटेड नेशंस को रीफोकस करना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लाने के लिए। राइटर कहते हैं इन 4 देशों को देखो फोकस्ड रहना चाहिए। हो सकता है रिफॉर्म आने में समय लगे, बट G4 को प्रयास करते रहना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लाने के लिए। इसके बाद ये बोला जाता है इंडिया के पास देखो अपॉर्चुनिटीज हैं। अभी सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना है इंडिया 2 सालों के लिए। इंडिया अगले साल ब्रिक्स का समिट होस्ट करेगा और 2022 में G20 का समिट होस्ट करेगा। तो जो ग्लोबल इश्यूज हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, महामारी, काउंटर टेररिज्म, इन इश्यूज को लेके इंडिया एक अहम भूमिका निभा सकता है। वर्ल्ड के विभिन्न देशों को एक साथ लाने की कोशिश इंडिया कर सकता है। इंडिया को यूएन में इन्वेस्ट भी करने की आवश्यकता है अपनी इकोनॉमी के साइज के हिसाब से, और यूएन की जो वेरियस ऑर्गन्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें टॉप पोस्ट के लिए इंडिया को लड़ना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि ऑर्गन्स में टॉप पोस्ट पर इंडिया के कैंडिडेट्स को बिठाया जा सके। लास्ट में वही बात फिर से बोली जाती है कि चाइना ने काफी सारे इलेक्शंस लूज किए हैं यूएन बॉडीज में, और वर्ल्ड के विभिन्न देशों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो चाइना के अगेंस्ट हैं। इंडिया के पास एक मौका है अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने का और मल्टीलेटरलिज्म में रिफॉर्म्स लाने का। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया यूएन में चाइना के राइज एंड फॉल के बारे में। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल इकोनॉमी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेस्ट देखो ये है आईएमएफ की जो रीसेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है जिसका टाइटल है ए लॉन्ग एंड डिफिकल्ट एसेंट। इस रिपोर्ट में बताया गया है आईएमएफ के द्वारा कि ग्लोबल इकोनॉमी और विभिन्न देशों की इकोनॉमी क्या चैलेंजेस फेस कर रही है और कर सकती है फ्यूचर में। देखो कोविड-19 की महामारी की वजह से लाखों लोगों की जान गई है, लाखों लोगों का रोजगार चला गया है और आगे भी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। वैसे तो जून में ये कहा गया था आईएमएफ के द्वारा कि 2020 में ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो 5.2% से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन अब जो आईएमएफ के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है इसमें आईएमएफ का कहना है कि ग्लोबल इकोनॉमी इस साल कॉन्ट्रैक्ट होगी, श्रिंक होगी 4.4% से। मतलब थोड़ा सा अच्छा हुआ है। पहले ज़्यादा श्रिंक होने की बात कही जा रही थी, अब थोड़ा कम श्रिंक होगी ग्लोबल इकोनॉमी। उसका रीज़न ये है कि खास करके जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सिचुएशन इंप्रूव हुई है, लॉकडाउन ईज कर दिया गया है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चलने लगी हैं। बट देखो आर्टिकल में कहा जाता है आईएमएफ का जो कहना है 2021 में ग्लोबल इकोनॉमी फिर से रिबाउंड होगी। ये बात सही तो है, बट आईएमएफ ने कंसर्न्स भी रेज किए हैं कि अभी एक्चुअल में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये नहीं पता ना कि कोविड-19 की सेकेंड वेव आएगी नहीं आएगी, कोविड-19 क्या रंग लेगा आने वाले समय में, तो कुछ पता नहीं है। इसलिए बिल्कुल ठीक अनुमान लगाना कि आने वाले समय में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कैसी रह सकती है, ये बिल्कुल ठीक अनुमान लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इवन देखो सिचुएशन इंप्रूव अगर हो भी गई तो मीडियम टर्म में जो लेबर मार्केट्स हैं वो समय लेंगी हील होने में। लेबर मार्केट्स को बहुत नुकसान पहुंचा है, इन्वेस्टमेंट आना बिल्कुल बंद हो गई है, फिर से इन्वेस्टमेंट आने में समय लगेगा। बैलेंस शीट, विभिन्न कंपनीज की बैलेंस शीट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, स्कूलिंग नहीं हुई इतने महीनों तक तो ह्यूमन कैपिटल भी प्रभावित होगी। ये सारी बातें बोली गई आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ के द्वारा। तो इनके कारण जो ग्लोबल ग्रोथ है
वो नियर मीडियम टर्म में 3.5% तक रह सकती हैं। इसके बाद आर्टिकल में ये बताया जाता है कि टोटल लॉस कितना होगा इस महामारी की वजह से 2020 से 25 के बीच। देखो ये सब डेटा किस काम का नहीं है। अगर यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महामारी के बाद इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए या फिर विभिन्न देशों की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। जैसे आर्टिकल में भी सजेस्ट किया जाता है कि इनइक्वालिटी जो बहुत ज़्यादा बड़ी है महामारी की वजह से, इन इनइक्वालिटीज़ को एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। डायरेक्ट इनकम सपोर्ट जैसी कोई स्कीम चलाई जा सकती है सरकार के द्वारा, और विभिन्न देश आपस में कोऑपरेट करें वैक्सीन के डेवलपमेंट को लेके। अगर देखो एक देश ने वैक्सीन डेवलप भी कर ली तो दूसरे देशों को उस वैक्सीन की एक्सेस प्रोवाइड करना जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड जो है आज के समय में बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। एक देश ने महामारी पर काबू पा भी लिया, लेकिन पता नहीं ना दूसरे देशों में महामारी किस फॉर्म में आगे बढ़ेगी। हो सकता है वायरस अपने आप को म्यूटेट कर ले और किसी दूसरे देश ने जो वैक्सीन डेवलप की है उसका नए म्यूटेशन के बाद वायरस पर असर होना ही खत्म हो जाए। तो कहने का मतलब ये है विभिन्न देशों को, खास करके बड़ी पावर्स को एकजुट होना होगा ताकि जो भी वैक्सीन डेवलप हो सारा वर्ल्ड उस वैक्सीन को एक्सेस कर सके। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ग्लोबल इकोनॉमी से संबंधित। अब लास्ट में एथिक्स की एक केस स्टडी हम देख लेते हैं। 2013 में यूपीएससी ने ये केस स्टडी पूछी थी। आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज करके एक बार आप ये सारी जो केस स्टडी है पढ़ लीजिए, क्योंकि देखो केस स्टडी में सभी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई भी कीवर्ड छूट गया तो उसका इम्पैक्ट फिर आंसर पर देखने को मिलता है, आंसर में पूरी कवरेज नहीं आ पाती है। तो ब्रीफ में बता देता हूँ है क्या ये केस स्टडी। एक मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो लेबोरेटरी है उसमें काम करते हुए साइंटिस्ट को पता लगता है कंपनी की जो बेस्ट सेलिंग वेटनरी यानी पशुओं के लिए जो ड्रग होती है उसे वेटनरी ड्रग बोला जाता है। बेस्ट सेलिंग वेटनरी ड्रग बी जो है उस ड्रग का पोटेंशियल ऐसा है कि उसे फर्दर डेवलप किया जा सकता है ट्राइबल एरियाज में प्रिविलेंट एक इनक्योरेबल लीवर डिजीज के इलाज के लिए। मैं फिर से बोलता हूं, कंपनी की एक बेस्ट सेलिंग ड्रग है वेटनरी ड्रग बी, उस ड्रग में पोटेंशियल है, उस ड्रग को फर्दर डेवलप किया जा सकता है ट्राइबल एरियाज में प्रिविलेंट एक ऐसे डिजीज के इलाज के लिए जो लीवर डिजीज है जिसका अभी कोई इलाज नहीं है। इसके बाद देखो बट सिचुएशन ऐसी है कि वेटनरी ड्रग को अगर फर्दर डेवलप किया जाता है तो फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 50 करोड़ के आसपास खर्चा आएगा, और इसकी संभावना काफ़ी कम है कि कंपनी इस ड्रग को डेवलप करने के बाद ड्रग की डेवलपमेंट की जो कॉस्ट है वो रिकवर कर पाएगी, क्योंकि ये जो डिजीज़ है लीवर डिजीज़ की जिसकी हम बात कर रहे हैं ये ट्राइबल एरियाज़ में प्रिवेलेंट है, गरीब लोग इससे ज़्यादा सफ़र करते हैं, तो कंपनी ड्रग डेवलपमेंट की जो कॉस्ट है वो रिकवर नहीं कर पाएगी। तो ये पूरा सिचुएशन है। अब लास्ट में कहा जाता है आप सीईओ हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो इस फार्मास्यूटिकल कंपनी की, तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि कौन से एक्शंस आप ले सकते हो। दूसरे क्वेश्चन में आपको बताना है जो एक्शन आप ले सकते हो उसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं। सबसे पहले तो देखो जब भी आप केस स्टडी अटेम्प्ट करो ना, जो भी एथिकल डायलेमास हैं उनके बारे में आप लिख सकते हो। जैसे इस केस स्टडी में 2-3 जो एथिकल डायलेमास निकल के आते हैं वो इस प्रकार से हैं। आप सीईओ हो, एक तरफ आपकी कंसाइंस कहती है कि बेशक जो ड्रग है उसकी कॉस्ट कंपनी ना रिकवर कर पाए, बट ड्रग डेवलप होने के बाद गरीब लोगों को काफ़ी राहत पहुंचाएगी, बहुत से गरीब लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो एक तरफ आपकी कंसाइंस है जो बोलती है कि ड्रग डेवलप होनी चाहिए, दूसरी तरफ कंपनी के प्रति आपकी लॉयल्टी, क्योंकि आप कंपनी के प्रति लॉयल हो तो आपको कंपनी की इकोनॉमी भी देखनी है, कंपनी का वेलफेयर भी देखना है। आप इसे अलग से भी लिख सकते हो, इकोनॉमिक वैल्यू और एफिशिएंसी वर्सेस वो सारी वैल्यूज जैसे कंपैशन, एम्पथी। इवन एक और एथिकल डायलेमा आप लिख सकते हो, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस वेलफेयर ऑफ पुअर्स। तो ये 3 एथिकल डायलेमास आप लिख सकते हो शुरुआत में। अब आता है कौन से एक्शंस आप ले सकते हो। देखो
4 एक्शंस आप ले सकते हो। सबसे पहले आप किसी फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर लो ड्रग डेवलपमेंट के लिए, अगर आपको लगता है आपका खर्चा पूरा नहीं होगा, अगर ड्रग डेवलप हो जाती है तो भी। दूसरे नंबर पे आप गवर्नमेंट का सपोर्ट ले सकते हो। तीसरे नंबर पे कंपनी का जो CSR फंड है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंड, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। चौथा नंबर पे आप मीडिया में जा सकते हो, विभिन्न NGO से रिक्वेस्ट कर सकते हो, लोगों से आह्वान कर सकते हो कि हम ऐसी ड्रग डेवलप कर रहे हैं और आप हमारी हेल्प कीजिए। तो ये सारे एक्शंस आप ले सकते हो। अब इन सभी एक्शंस को आप इवेल्युएट कीजिए। सबसे पहला एक्शन कौन था? सबसे पहला एक्शन था फॉरेन कंपनी की हेल्प लेना, फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना। इसकी मेरिट्स क्या होंगी? इसकी अगर देखो, फॉरेन कंपनी के साथ आप कोलैबोरेट करोगे तो मेरिट्स ये होंगी, ना सिर्फ इंडिया के गरीब लोग बल्कि वर्ल्ड में दूसरे जो देश हैं वहां पे भी जो लोग इस डिजीज से सफर कर रहे हैं वहां पे भी इस ड्रग को पहुंचाया जा सकता है। मतलब ग्लोबल स्केल पे गरीबों को फायदा होगा। फंड्स भी आपको मिल जाएंगे फॉरेन कंपनी से, क्योंकि फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करेगी इस ड्रग को डेवलप करने के लिए, तो समस्या जो है वो होलिस्टिक मैनर में दूर हो जाएगी। लेकिन डीमेरिट क्या है? डीमेरिट देखो ये है, जो फॉरेन कंपनी है वो पेटेंट पे दावा ठोक सकती है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर दावा ठोक सकती है। बाद में पता नहीं ना कि वो कंपनी आपको मजबूर भी कर दे रेट बढ़ाने के लिए। तो ये 2-3 डीमेरिट हैं कि आप पेटेंट जो है उस पर क्लेम किया जा सकता है फॉरेन कंपनी के द्वारा, और दूसरा फॉरेन कंपनी मजबूर भी कर सकती है ड्रग को महंगे दामों पर बेचने के लिए। अब बात कर ली हमने पहले एक्शन की, अब बात करें दूसरे एक्शन की। दूसरा एक्शन था गवर्नमेंट की सपोर्ट लेना। अगर देखो गवर्नमेंट की सपोर्ट ली जाती है तो फायदे काफ़ी हैं, मतलब मेरिट्स जो हैं वो काफ़ी हैं। सबसे पहली मेरिट तो यही है कि फंडिंग आपको मिल जाएगी गवर्नमेंट से और गरीब लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा, उनका जो राइट टू हेल्थ है वो सेफगार्ड हो जाएगा। और अगर गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, पूरी गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो आपको सपोर्ट करेगी ना, बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात दूसरी चीज़ों की भी है, जैसे एंसिलरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, और कोई क्लियरेंस संबंधित प्रॉब्लम आती है तो भी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स, सब्सिडी बर्डन जो है वो गवर्नमेंट पे इंक्रीज होगा। दूसरा, कंपनी की जो ओनरशिप है वो भी डाइल्यूट हो सकती है, हो सकता है गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर करे कंपनी के ऑपरेशंस में। तो ये डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट्स हालांकि ज़्यादा कॉन्क्रीट नहीं है। इसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है वो CSR से संबंधित है कि कंपनी अपने CSR फंड का इस्तेमाल करे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले फंड का। इसकी मेरिट्स क्या है? अगर देखो CSR का पैसा तो वैसे भी खर्च करना ही होता है ना, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2%, तो बस कंपनी ने इस ड्रग की डेवलपमेंट पे खर्च कर दिया, एक्स्ट्रा बर्डन तो कंपनी पे नहीं आया ना। तो ये पहला मेरिट है। दूसरा मेरिट, वही बात कि गरीब लोगों को राहत मिलेगी, बहुमूल्य जो जानें हैं बचाई जा सकती हैं अगर ड्रग को डेवलप किया जाता है, उनका राइट टू हेल्थ जो है वो सेफगार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, कंपनी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा कर रही है इस ड्रग को डेवलप करके, CSR फंड का इस्तेमाल करके। ये सब मेरिट्स हैं। डीमेरिट्स की बात करें, आमतौर पे देखो कंपनी अपने CSR फंड्स का इस्तेमाल करती है पॉपुलिस्ट मेजर्स लेने के लिए, मतलब जनता को दिखाने के लिए कि हमने इतना पैसा लगाया है CSR फंड से। लेकिन हो सकता है कि इस ड्रग को डेवलप करने पे कंपनी CSR फंड लगाए तो ज़्यादा इसकी पब्लिसिटी ना हो, पॉपुलिस्ट मेजर हो सकता है ये ज़्यादा ना हो, तो कंपनी बाकी जगहों पर पैसा इन्वेस्ट करके CSR का जो वाहवाही लूट सकती थी, इससे हो सकता है उतनी वाहवाही ना मिले। नेक्स्ट डीमेरिट ये है, आप CEO हो सकता है बाकी जो डायरेक्टर्स हैं वो इंटरेस्टेड ना हो कि इतना सारा पैसा CSR का यूज़ किया जाए एक ड्रग को डेवलप करने के लिए। तो ये डीमेरिट्स हैं। अब आता है सबसे लास्ट में ऑप्शन कि आप मीडिया में जाओगे, लोगों से आह्वान करोगे कि पैसा दो, NGOs की हेल्प लो। इसके क्या मेरिट्स हैं? ये देखो क्राउड फंडिंग जैसा है, आप क्राउड से पैसा ले रहे हो, इससे कंपनी की भी पब्लिसिटी हो जाएगी, इससे ड्रग की भी पब्लिसिटी हो जाएगी कि हाँ इस प्रकार का ड्रग बना है, काफ़ी बेनिफिट्स हैं इसके, और सेल्स भी बढ़ जाएंगे। अगर देखो कंपनी की पब्लिसिटी होगी तो सेल्स भी बढ़ जाएंगे, तो आपका थोड़ा पैसा जो खर्च हुआ है वो इंक्रीज्ड सेल्स से आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। लेकिन इसके डीमेरिट्स क्या हैं? डीमेरिट देखो ये हैं, लंबा समय लग सकता है, हो सकता है कि जल्द ही कोई NGO मिले ना, या फिर लोगों से पैसे लेने में लंबा समय लग जाए, क्राउड फंडिंग में वक्त लग जाए। लेकिन
जितना लेट होगा ड्रग को डेवलप करने में उतना ही ज़्यादा जाने जाएंगी, तो ये डीमेरिट है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। ये सिर्फ देखो सिंबॉलिक मेरिट और डीमेरिट हमने डिस्कस की। आप अपने हिसाब से भी मेरिट डीमेरिट लिख सकते हो। ऑप्शंस जो हैं वो भी आप अपने हिसाब से बना सकते हो। कंक्लूजन में आप बता सकते हो कि पूरी तरह से एक ऑप्शन को मैं नहीं अपनाना चाहूँगा, मैं 2 ऑप्शंस को मिक्स करके अपना रास्ता चुनूंगा। कौन कौन से 2 ऑप्शंस? एक तो देखो CSR फंड का इस्तेमाल करना, दूसरा NGOs मीडिया में जाना और लोगों से आह्वान करना, क्राउड फंडिंग मतलब सिंपल आप कह सकते हो। इन दोनों ऑप्शंस को मिक्स करके ड्रग को डेवलप करवाने की कोशिश मैं करूंगा, ऐसा आप बोल सकते हो, क्योंकि आप कंपनी के CEO हो। लास्ट में नॉर्मल सी लाइन्स लिख सकते हो, जैसे गांधी जी ने कहा था, बिना मोरालिटी के बिजनेस करना ये एक पाप है। जो गांधी जी के 7 सिंस हैं उनमें से एक है बिजनेस विदाउट मोरालिटी। इशू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। बट इसके साथ साथ जो फिजिकल प्रूडेंस है उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमने केस स्टडी डिस्कस की एथिक्स की, और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।